कि इक्विपोटेंशियल सरफेस में और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में दोनों दोनों सिर्फ ड्राइंग ही है, ये भी इमेजिनरी सरफेस है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो भी इमेजिनरी लाइंस है। दोनों में इमेजिनरी में भी कोई रिलेशन है। दोनों का रिलेशन क्या है, दोनों में क्या एक पैटर्न बनता है वो मैं आपको बताऊं। ये आपके पास क्या है, इनफाइनाइट पे कोई वर्क नहीं, लेकिन उसको जैसे नजदीक लाए वर्क करना पड़ रहा है, क्योंकि वहां पे कोई पोटेंशियल है इस चार्ज के कारण। उसको और इलेक्ट्रिक फील्ड के नजदीक लाए और आपको वर्क करना पड़ रहा है। जैसे जैसे आप नजदीक लेके आ रहे हो, यहाँ पर भी आपने कोई वर्क किया। हेलो, वेलकम एवरीवन, वेलकम टू 3 स्टेप एकेडमी। आज हम बात कर रहे हैं अपने सेकंड लेक्चर के बारे में, सेकंड लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के बारे में। यहाँ पर हमारे जो नए टॉपिक होंगे वो होंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस, relation between E and V, electric field and potential, then electrostatics of conductor। एक्चुअल में ये वाला जो टॉपिक है ये आपको ये बताता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रिक फील्ड, और आप ये कह सकते हो बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि जब भी हम किसी कंडक्टर के बारे में बात करते हैं तो उस कंडक्टर का अपना एक फिक्स बिहेवियर होगा किसी भी अलग टाइप के दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो अदर कोई भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, चाहे उसके इनसाइड का इलेक्ट्रिक फील्ड हो चाहे आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड हो, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कंडक्टर का जो बिहेवियर है उनके बारे में बात करेंगे इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर के अंदर। और यहां पर इन दोनों जो टॉपिक, ये जो पूरे जो आपके 3 से 4 टॉपिक है, ये सारे टॉपिक मिलकर बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कॉम्बिनेशन बनता है। और यहां पर फिर लास्ट में हमारा जो एक टॉपिक रहेगा जो इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही पार्ट है, और वो रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। लेकिन ये यहां पर ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, इसलिए यहां पर हम आज के लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें होने वाली है। ये जो आज का जो लेक्चर रहेगा वहां पे दो जो चीजें हैं वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं वहां से उनकी बात करूंगा मैं। पहला इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टर्स। ये दो तो वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं अदर दो पॉइंट्स की। दूसरे जो पॉइंट है ई एंड वी, रिलेशन बिटवीन ई एंड वी। यहां पर जो बात होगी वो होगी एक तरीके से आप मान के चलो वर्क डन से रिलेटेड। अब वर्क डन से रिलेटेड बात होगी तो वहां पे कुछ एनर्जी का मामला होगा, कुछ वर्क का मामला होगा। तो ये चीज देखकर आपको अदर टाइप के जो कुछ सिंपल टाइप के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उनको सोल्व करने की एबिलिटी, वहां पे जो कॉन्सेप्ट्स की जरूरत होती है वो कॉन्सेप्ट्स हम आज के लेक्चर में देखेंगे। क्योंकि यहां पर जो मिलेंगे अपने को कॉन्सेप्ट, उन कॉन्सेप्ट से हो सकता है आपको डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चंस ना आए, या तो कोई आपको छोटा 1 मार्क्स हाफ मार्क्स का कोई साइड में क्वेश्चंस आ सकता है, या फिर आपका कोई जो मल्टीपल एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, या फिर आपका जो बड़े जो क्वेश्चंस होते हैं न्यूमेरिकल्स जो होते हैं वहां पर कई एजम्पशंस होते हैं, उन एजम्पशंस को यहीं से मानकर लिया जाता है। तो अब ये यहां पे जो हम 5 से 6 कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे इस थर्ड वाले टॉपिक के अंदर, उन कॉन्सेप्ट्स को कई बार आपको काम में लेना पड़ता है इन योर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। और आपके जो डेरिवेशंस होते हैं वो तो जनरली लगातार चलते रहते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में आपके यहाँ के कई कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो आपको जब न्यूमेरिकल करते हो तभी पता चलता है कि कौन सा कॉन्सेप्ट किस टाइप के न्यूमेरिकल में कहाँ काम आ रहा है। और ये एक जो बेसिक टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वहां पर भी, और जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन है वहां पर भी मोस्टली उसके बीच में हिडन जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो करना, वो आपको समझ में आना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं ये आपको आज के लेक्चर के लिए गारंटी के साथ कह सकता हूं कि यहां पर जो 5 से 6 आपके कॉन्सेप्ट होंगे, अगर आपको कहीं पर भी समझ में नहीं आए हैं तो इस लेक्चर में आपको मेरे साथ डिस्कशन करके आपको जरूर समझ में आएंगे। मैं आपको जब यहाँ पे लेक्चर ले रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ आपको, यहां पर आपको जरूर समझ में आएंगे, ये मेरी आपसे इस बात की गारंटी है। ठीक है, तो मैं आपसे बात कर रहा हूं यहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में। सबसे पहला अपना जो टॉपिक होगा वो होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट डिस्कशन किया था यूजिंग पोटेंशियल एनर्जी। फिर हमने एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कैलकुलेशन किया था, और फिर उसके बाद डायपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उसका डेरिवेशन भी किया था। दो स्पेशल पॉइंट की भी बात करी थी। तो हमारा लास्ट का लेक्चर ये रहा है। आज का जो लेक्चर है उसका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको मैंने बता दिए, और सबसे पहला जो टॉपिक आया अपना
वो क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में बात करते हैं हम। यहां पर आधी जो डेफिनेशन है आपकी वो तो इसके नाम से ही आ चुकी है, आपको पता चल चुका है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस हम किसको कह सकते हैं। यहां पर दो वर्ड्स है, एक है इक्वी और दूसरा है पोटेंशियल। इक्वी का मतलब इक्वल से आप कंसिडर कर सकते हो, बराबर से कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। और पोटेंशियल आपके पास है ही जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और सरफेस, जो सरफेस होगा, सरफेस क्या होता है, सरफेस एक टाइप का प्लेन होता है। प्लेन क्या होता है, प्लेन मतलब फ्लैट होना जरूरी नहीं है, हमारे पास सरफेस है प्लेन, तो हम एक फ्लैट सरफेस जो होता है ना उसी को प्लेन कंसिडर करते हैं। तो इट्स माय मिस्टेक, प्लेन नहीं होगा, यहां पर सरफेस ही कंसिडर करना है। क्योंकि जब भी हम आप मैथमेटिक्स में स्टडी करते हो तो वहां पर आप प्लेन का जो मतलब लेकर आते हो वो एक सिंपल एक प्लेन से लेते हो, 2 डायमेंशनल प्लेन से लेते हो। लेकिन सरफेस तो किसी टाइप का हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है, सिलिंड्रिकल हो सकता है, प्लेन हो सकता है, और भी अदर शंकु टाइप का हो सकता है, जो आप कोन टाइप का जो प्लेन है वो भी हो सकता है। तो प्लेन तो किसी भी तरीके का हो सकेगा, लेकिन जो सरफेस तो किसी भी टाइप का हो सकेगा, लेकिन प्लेन जो होगा वो केवल 2 डायमेंशनल एक फ्लैट सरफेस होगा। जैसे कि ये बोर्ड है आपके सामने, आपकी नोटबुक है, बुक है, आपका लैपटॉप है, वो प्लेन ही होता है, ठीक है ना। तो इसको आप थोड़ा सा करेक्शन कर लें। तो हम बात कर रहे हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस की। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का ये मतलब हो गया कि आपको ये समझना है कि ऐसा सरफेस जहां पे पोटेंशियल सेम रहे। सिंपल सी बात है, equipotential is a surface on which all the points has equal amount of potential, equal value of potential, जिस सरफेस के हर एक पॉइंट पर एक जैसा इक्वल पोटेंशियल होगा, उस सरफेस को आप यहां पर क्या कह सकते हो, इक्विपोटेंशियल सरफेस कह सकते हो। अब इसको लिखूंगा कैसे, लिखते ऐसे हैं, ये डेफिनेशन है आपके पास। तो ये इसका डेफिनेशन है, एनी सरफेस दैट हैज सेम पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑन इट, ओके, कि उसके ऊपर जहां पर हर एक पॉइंट पर सेम पोटेंशियल होगा उसको आप कह सकते हो इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ये तो एक सिंपल सी डेफिनेशन है, अगर पूछे एग्जाम में आपको यही लिखनी, इससे ज्यादा आपको कुछ भी लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं है। अब मैं थोड़ा सा यहां पर आपको सिंपल चार्ज स्ट्रक्चर से लेकर पॉइंट चार्ज से लेकर अलग अलग टाइप के जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वहां तक आपको मैं बताने वाला हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है ना, वो इक्विपोटेंशियल सरफेस का शेप कैसा होगा उसकी बात करनी होगी। जो आपके पास इक्विपोटेंशियल सरफेस है वहां पर अलग अलग चार्ज सिस्टम के लिए अलग अलग टाइप का इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, जिसमें से सबसे सिंपलेस्ट जो चार्ज का स्ट्रक्चर आता है वो आता है अपने पास पॉइंट चार्ज। अगर मैं आपसे पॉइंट चार्ज के बारे में बात करूं तो आपके पास पॉइंट चार्ज की, आप ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे बनती है, सबसे पहले आपको वो देखना है। तो आपके पास सपोज ये एक पॉइंट चार्ज है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज आपके सामने, तो यहां पर इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेगी वो इस तरीके से बनेगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में बनेगी, इसके सेंटर से आउटवर्ड डायरेक्शन में बनेगी, ठीक है। और हमारे पास सिंपल सी बात है कि इसका जो फॉर्मूला क्या होगा पोटेंशियल का, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर, और E इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, F इज इक्वल्स टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। ये सारे फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, ठीक है ना। आर स्क्वायर, इस चार्ज के लिए क्या K वेरिएबल हो सकता है, K वेरी हो सकता है, नहीं हो सकता। Q कांस्टेंट है, ये भी नहीं हो सकता। वेरी कौन हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ ये इसकी डिस्टेंस वेरी हो सकती है। अगर मैं डिस्टेंस भी इक्वल कर देता हूं, डिस्टेंस भी अगर मैं सेम कर दूं, तो यहां पर क्या होगा, पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो देखो ये मैंने जितनी डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई है यहां पे, इसकी हेल्प से हम यहां पर इलेक्ट्रिक इक्वी पोटेंशियल सरफेस खींच सकते हैं, बना सकते हैं। तो कई लोग इसको ऐसा भी डिफाइन कर देते हैं कि इक्वी डिस्टेंस सरफेसेस विच हैज सेम पोटेंशियल ऑन इट्स ऑल द एवरी पॉइंट, ठीक है ना। तो जो इक्वी डिस्टेंस पॉइंट हो जाएंगे ना इससे, पॉइंट चार्ज से, लेकिन इक्वी डिस्टेंस वाला केस क्या है, पॉइंट चार्ज से तो काम आ जाएगा, लेकिन अदर जो चीजें हैं, अदर जो स्ट्रक्चर है वहां पे काम नहीं आ पाएगा, इसलिए वो डेफिनेशन हम यूजुअली नहीं काम में लेते।
तो हमारे पास ये इजी एंड बेस्ट डेफिनेशन है। और यहां पर प्लॉट करने के लिए मैं क्या करूंगा, आर को फिक्स कर दो। तो यहां से इसके सेंटर से मैं एक आर जो पॉइंट है उसको फिक्स कर दिया, और मैं यहां पर एक प्लॉट कर देता हूं डिस्टेंस। ये मान लो ये मैंने आर फिक्स कर दिया, तो जितना इधर है आर उतना ही मैंने इधर ले लिया, उतना ही मैंने इधर ले लिया, उतना ही मैंने इधर ले लिया, और उतना ही मैंने इधर कंसिडर कर लिया, फिर इधर। और हम एक हर एक डायरेक्शन में मैंने अलग अलग पॉइंट्स ले लिए। अब इन पॉइंट्स को मैं यहां से एक दूसरे के साथ कंबाइन कर दूंगा। तो आपको ये पता चल रहा होगा ये किस टाइप की सी स्ट्रक्चर बनी है, क्योंकि हाथ से बना तो हो सकता है थोड़ा सा वेरिएशन हो, बिल्कुल परफेक्ट ना हो, लेकिन आपको आइडिया लग गया होगा कि यहां पर जो मैंने स्ट्रक्चर बनाई वो क्या बनाई है। ये एक दिखाई आपको सर्कल दे रहा है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहां पर 3 डायमेंशनल बनेगा। ये तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो इधर भी बनेगी, ये डायरेक्शन में बनेगी, फिर इससे बाहर की तरफ भी आएगी, इसके अंदर की तरफ भी जाएगी पीछे की डायरेक्शन में, इधर भी निकलेगी, इधर भी। तो 3 डायमेंशनल बनता है ये तो। अब 3 डायमेंशनल इस टाइप की जो शेप बनती है, दैट शेप इज स्फेरिकल बनेगा। ये जो पॉइंट चार्ज के कारण, पॉइंट चार्ज की वजह से जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा वो क्या बनेगा, स्फेरिकल सरफेस बनेगा। ये आपको ध्यान रखना। ये सर्कुलर तो हमारे पास 2 डायमेंशनल बोर्ड है, इसलिए हमारे पास ये 2 डायमेंशनल बनता है। अदरवाइज ये, जैसे आप ये मान लो आपके पास फुटबॉल है और उस फुटबॉल के सेंटर पे अगर चार्ज रखा हुआ है, तो जो फुटबॉल का जो पूरा कंप्लीट शेप है वो उसके लिए एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। उसके हर एक पॉइंट पर एक सेम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल रहता है। अब अगर मुझे यहां पे एक और इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना हो, अगर मैं, ये मेरे लिए R1 हो गया, तो यहां पर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। फिर अगर मैं एक काम और कर लेता हूं यहां पे, कि मैं कोई छोटा सा डिस्टेंस लेके, मान लो ये डिस्टेंस लेके, यहां पर मैंने ये रेडियस लेकर इसके सारे पॉइंट्स मिला दिए, तो ये क्या बनेगा यहां पर एक, ये जो बनेगा ये भी एक टाइप का फिर से इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा। लेकिन इसका अब पोटेंशियल जो है ना वो पहले वाले के कंपैरिजन में अलग होगा, डिफरेंट होगा। सिंस ये पॉजिटिव चार्ज है तो नजदीक आने पर इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस का, इस जो अंदर वाले पोटेंशियल का पोटेंशियल ज्यादा है, और बाहर वाले का पोटेंशियल कम है, क्योंकि बाहर वाले के लिए आर की वैल्यू ज्यादा हो गई। तो यहां पर ये R2 रेडियस का इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया स्फेरिकल, या R1 रेडियस का इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया स्फेरिकल। अगर मुझे यहां से नेगेटिव चार्ज अगर मैं ले लेता हूं, तो नेगेटिव चार्ज का प्लॉट करना होगा तो सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस आएंगे, सेम शेप आएगा इसका, और ये आपका स्फेरिकल शेप आएगा। लेकिन जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी हो जाएगी, अंदर की डायरेक्शन में हो जाएगी। ये आपके पास अकेला सिंगल सिंगल चार्ज है, इन दोनों के बीच में यहां पे कोई भी रिलेशन नहीं है। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है इस जगह पे, कि इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। तो इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ये अलग अलग है, ठीक है। अब मैं यहां पर इसका देखो परफेक्ट एक सही बना देता हूं जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो देखो ये जो यहां पर है ना, ये इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस है, क्योंकि इसका जो सेंटर है वो कहां पर है, ये देखो इसका सेंटर यहां पर मैच कर गया इस जगह पे। तो ये आपका क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज के कारण इक्विपोटेंशियल सरफेस। और अगर मैं यहां पर भी सर्कल बना दूं ना परफेक्ट इस टाइप का, तो आपको यहां पर भी बहुत मजा आ जाएगा। तो ये आपका पॉइंट चार्ज के कारण इक्विपोटेंशियल सरफेस जो मैंने आपको बता दिया, एक प्लॉट करना बता दिया किस तरीके से, कि स्फेरिकल ही क्यों होता है, क्योंकि हर एक पॉइंट जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो बना है इस चार्ज के कारण, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक इक्वल डिस्टेंस के सारे पॉइंट्स को जब हम यहां पर मैच कर देंगे, तो यहां पर एक स्फेयर बनेगा, और ये स्फेरिकल शेप का इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा इसका। अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट, कि तो हमारे, क्योंकि अलग अलग जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वही बनाने हैं अपने को। तो सबसे पहला इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू पॉइंट चार्ज जो हमारे पास आया था, तो इसी के कारण हम यहां पर फिर से एक बार बना देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना अपने को, ये एक आपके पास इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर मैंने प्लॉट किया है, तो इसके सेंटर पे आपने प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। सेंटर पे आपने क्या रख दिया, प्लस क्यू चार्ज रख दिया, ठीक है, प्लस
चार्ज रख दिया आपने यहां पे इस तरीके से, तो ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई। और अगर मैं यहां पर एक और बना देता हूं तो ये भी आपके लिए इसका सेकेंड इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया, ठीक है। तो ये भी इसके लिए हो गया यहां पे, तो आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलेगा ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अगर नेगेटिव चार्ज का बनाना है तो नेगेटिव चार्ज का भी इक्विपोटेंशियल सरफेस का जो शेप होगा बिल्कुल सेम होगा, मैंने बता दिया, सेकंड टाइम बता रहा हूं मैं सारी बातें आपको फिर से। और इसके लिए आपका जो ये जो पॉइंट है इसके ऊपर क्या है, आपका नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे आपके पास नेगेटिव चार्ज है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है इस बार आपकी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनी हुई है। स्ट्रेट भी बना सकते हो, जितना आपका अपनी जितनी प्रैक्टिस रहेगी ना डायग्राम बनाने की उतना ही ज्यादा बनता है। तो इस तरीके से आपका नेगेटिव चार्ज के कारण एक और अंदर बना सकते हो, बाहर बना सकते हो, मल्टीपल कितना जितना चाहे उतने इक्विपोटेंशियल सरफेस बना सकते हो। जैसे मैंने आपको यहां पर एक और बना दिया, तो ये जो हो गया ना ये इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस एक और हो गया। अब तीन डिफरेंट इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाए मैंने आप यहां पर, तो तीनों के इसका पूरे का सेम होगा लेकिन इन दोनों से अलग होगा। बीच वाले का पूरे का खुद के हर एक पॉइंट पर सेम होगा पोटेंशियल, लेकिन बाहर अंदर और बाहर वाले दोनों के कारण जो है उनसे अलग होगा। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस में यानी कि सारे सरफेस का सेम होगा, वो अकेला जो सरफेस है उसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहां पर अगर V1 है तो V1 पूरे पर सेम होगा, यहां पे अगर V2 है तो V2 पूरे पर सेम होगा, यहां पे अगर V3 है तो V3 पूरे पर सेम होगा। इस तरीके से आपको मान के चलना है इन पॉइंट चार्ज के केस में। अब मैं यहां पर बात कर लेता हूं नेक्स्ट, वो है हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू ए डाइपोल। डाइपोल के कारण इक्विपोटेंशियल सरफेस आपको यहां पर कंसीडर करना है। डाइपोल का मतलब क्या हो गया, एक नेगेटिव चार्ज और उसके बगल में पॉजिटिव चार्ज। तो इस टाइप का केस आने पर हम क्या करते हैं, देखो इसके लिए मैं आपके पास यहां पर पॉइंट चार्ज कंसीडर कर लेता हूं प्लस, और इससे थोड़ा डिस्टेंस पर मैं यहां पर एक नेगेटिव पॉइंट चार्ज कंसीडर कर लेता हूं। तो अब ये दोनों मिलकर एक तरीके से डाइपोल हो गए, ठीक है, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। अब हम यहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां पर जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेंगे, एक इसका सबसे अंदर इक्विपोटेंशियल सरफेस इसका हो गया, ठीक है, और फिर एक मैंने इक्विपोटेंशियल सरफेस इसका बना दिया। ये आपके पास हो गया इक्विपोटेंशियल सरफेस दोनों के कारण। और बनाते हैं, जब मैं और बनाऊंगा इससे बड़े एक बड़ी साइज का बना देता हूं, और यहां पर भी मैं बना देता हूं, फिर से इसकी साइज इसमें भी थोड़ा बड़ा बना देता हूं। लेकिन अब देखो क्या है, यहां पर अगर मैं जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बना रहा हूं तो इस जगह पे अब आपके सामने क्या होगा कि अब ये और जब बड़े वाले सरफेस बनेंगे ना, जो बड़े वाले, क्योंकि यहां पर तो इस वाले चार्ज का कोई इफेक्ट नहीं है तो अंदर वाला तो एज इट इज बनेगा, लेकिन जो और आगे वाले बनेंगे ये वाले जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है ये थोड़ा इससे पीछे की तरफ सरक जाएगा, ये पीछे की तरफ थोड़ा सा यहां से, क्योंकि इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं ना यहां पर इस पॉइंट की, तो यहां पर V1 तो प्लस होगा जो इसके कारण होगा, लेकिन इसके कारण जो V2 होगा वो क्या होगा, वो नेगेटिव का होगा, तो थोड़ा सा यहां पे माइनस आएगा। और वो जो नेगेटिव का इफेक्ट अगर मैं यहां पे बात करूंगा तो यहां पे इसका इफेक्ट तो ज्यादा रहेगा, इसका इफेक्ट इस पॉइंट के कंपेरिजन में और ज्यादा कम रहेगा। तो यहां पर ये थोड़ा पीछे की तरफ चला जाएगा, थोड़ा सा शिफ्ट होगा। और अगर मैं और यहां पर इलेक्ट्रिक ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस प्लॉट करता हूं तो ये जो टेंडेंसी है ये यहां पर बढ़ती जाएगी, ये देखो ये यहां पर और बढ़ती जाएगी टेंडेंसी। और यहां पर अगर मैं फिर से प्लॉट कर रहा हूं तो इस डायरेक्शन में भी यहां पर ये टेंडेंसी बढ़ती जाएगी, ये इस तरीके से, इस तरीके से मैंने जो बनाया ये थोड़ा सा ज्यादा दूर लग रहा होगा आपको,
इतना दूर नहीं हो गए, थोड़ा कम डिस्टेंस हो जाती है, और यहां पर इन दोनों के बीच में एक ऐसी लाइन आ जाती है यहां पर जो दोनों के सेंटर में होती है, जिसको आप इक्विटोरियल लाइन भी कह सकते हो, इसको आप इक्विटोरियल लाइन कह सकते हो बिल्कुल, और ये इन दोनों के सेंटर में रहेगी। ये वाली लाइन है, इसको बोलेंगे इक्विटोरियल लाइन। ये इक्विटोरियल लाइन है, और ये जो इक्विटोरियल लाइन आपके लिए बनी है, इसके ऊपर नेट पोटेंशियल की वैल्यू क्या क्या होगी, 0 होगी। अब यहां पर मैं आपको एक बात बता देता हूं, क्या बताता हूं, कि यहां पर पोटेंशियल तो 0 है, लेकिन क्या इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 है क्या? इस लाइन पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 है? नहीं। यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की जब आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आपके सामने निकल के आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू आपके पास यहां पे E1 प्लस E2। इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी यहां पर ऐड होगा, और इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी यहां पर ऐड होगा। तो ये चीज आपको यहां पर ध्यान रखने की होती है। अगर इन ये डिस्टेंस गिवन हो, ये डिस्टेंस यहां पर गिवन हो, तो आप यहां पर इजीली इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट आप यहां पे कर सकते हो। ठीक है, तो इक्विटोरियल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी थी वो क्या थी, Kp अपॉन आर क्यूब। Kp अपॉन आर क्यूब अगर डिस्टेंस बहुत ज्यादा दूर है तो, अदरवाइज ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ऐसे भी है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये इसकी यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती थी इसके ऊपर। लेकिन यहां पर जो पोटेंशियल जो था ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो था उसकी वैल्यू क्या थी, 0। तो यहां पर आपके सामने ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्या अगर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो क्या जरूरी है कि वहां पे पोटेंशियल भी 0 हो? आप कहोगे नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जो क्वेश्चन मैंने आपको बोला है ना, वो इससे उल्टा बोला है। क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि अगर किसी पॉइंट पर पोटेंशियल 0 है तो क्या जरूरी है भी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 हो? आप कहोगे जी ये भी जरूरी नहीं है। ऐसा पॉइंट हो सकता है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो है, 0 नहीं है लेकिन पोटेंशियल 0 है। ऐसा भी कोई पॉइंट हो सकता है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है लेकिन वहां पर पोटेंशियल 0 नहीं है। इस केस में अगर आप बात करोगे, इसके आउटर साइड में कहीं ना कहीं कोई पॉइंट आपको जरूर ऐसा मिलेगा जहां पे पोटेंशियल तो 0 नहीं है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। आप फाइंड आउट करके देख सकते हो न्यूमेरिकल करके। ठीक है, E1 प्लस E2 की वैल्यू 0 पर प्लेस कर देना और R की डिस्टेंस निकाल लेना यहां से। ठीक है, तो ये आपके सामने क्या आ गया, इक्विपोटेंट सरफेस ड्यू टू डाइपोल। ये जो डिस्टेंस है ना, ये थोड़ी कम हो सकती है अगर इसके इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनाते हैं उस कंडीशन में। ठीक है, हाँ, हम यहाँ पे और प्लॉट कर सकते हैं। अब और जब प्लॉट करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा इधर, और जब इधर और प्लॉट करेंगे तो ये आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू डाइपोल हो गया। अब हम आगे बात करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू टू सिमिलर चार्जेस। ये इंपॉर्टेंट है, यहां पे टू सिमिलर चार्जेस की बात आ गई। अब टू सिमिलर चार्जेस में आपके पास टू पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है और टू नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। और वहां पे अब जो मैंने आपको दूसरा वाला केस बता रहा था ना कि अब यहां पर वैल्यू फाइंड आउट कर लो, आप यहां पर फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन आप यहां पर तो एग्जैक्टली आपको वो बात मिल जाएगी जो मैंने आपको दूसरी वाली बात बताई थी कि जहां पे पोटेंशियल 0 नहीं है, नॉन जीरो है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिल जाएगा आपको। वो पॉइंट यहां पे प्रूफ हो जाएगा, मैं आपको यहां पे बता देता हूं। ठीक है, तो देखो यहां पर हमारे पास दो पॉइंट्स है, एक ये पॉजिटिव चार्ज का पॉइंट है, एक ये यहां पर नेगेटिव चार्ज का पॉइंट है। सॉरी, दोनों पॉजिटिव चार्ज के पॉइंट है यहां पे। और ये जो दोनों पॉजिटिव चार्ज के पॉइंट्स है ना, इन्हीं के कारण हम यहां पर डाइपोल इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाएंगे। ये डाइपोल नहीं है, ये दोनों सेम टाइप के पोटेंशियल है, इसलिए मैंने थोड़ा सा कलर को डिफरेंट किया है इन दोनों जगह पे। यहां पे मैंने थोड़ा नेगेटिव के लिए रेड लिया है, पॉजिटिव के लिए ब्लू लिया है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और यहां पे मैंने दोनों ही ब्लू लिया है, इसका मतलब ये दोनों सिमिलर चार्ज है। ये दोनों नेगेटिव चार्ज भी हो सकते हैं, तो उनके लिए पोटेंशियल का, इक्विपोटेंशियल सरफेस का जो शेप है वो बिल्कुल सेम रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा हमेशा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइंस है ना,
वो थोड़ी सी यहां पे आउटसाइड रहेगी और वहां पे इनसाइड रहेगी, इतनी सी बात है, इससे अवे और वहां पर टुवर्ड्स। तो ये देखो यहां पर अगर हम इक्विपोटेंट सरफेस बनाएंगे, सबसे छोटा वाला जो बनाएंगे वो ऐसा ही बनाएंगे, ठीक है। ये इसका सेंटर यहां पे हो गया, और फिर हम एक यहां पे बनाएंगे इक्विपोटेंट सरफेस छोटा, तो फिर से हम यही बनाएंगे। यस, ये आपका इक्विपोटेंट सरफेस यहां पर हो गया एक। जो सबसे सेंटर में ना, उसके ऊपर ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि ना उसका इसके ऊपर भी कम इफेक्ट पड़ेगा और इसका इसके ऊपर भी कम इफेक्ट पड़ेगा, तो हमने इसको ज्यादा चेंज नहीं किया है। लेकिन मैं अब और बड़े बनाते जाऊंगा यहां पर जो इक्विपोटेंट सरफेसेस। अब ये वाले जो है ना, ये थोड़े थोड़े एक दूसरे के नजदीक आते जाएंगे। कारण, उसकी रीजन क्या है, यहां पर इसके कारण अगर V1 होगा, अगर इसके कारण V1 होगा तो इसकी वजह से जो V2 होगा ना, वो दोनों क्या होंगे, ऐड होंगे। और सेम चीज इस तरीके से बात करेंगे, तो यहां पर इसका भी इफेक्ट होगा, तो अब ये थोड़ा क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस थोड़ा इसके तरफ जाने लगेगा, क्योंकि पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है इस वजह से। अब हम बात करते हैं और अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाए, और अगर बनाएंगे, देखो अब आपको एक टाइम पे जाके ऐसा लगेगा कि यहां पर जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बन रहे हैं, अब ये वाले ने क्या कर दिया, इस वाले ने यहां पर ओवरलैप कर दिया। जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बन रहा था, तो यहां पर इसने क्या कर दिया, ओवरलैप कर दिया इस जगह पे। तो इस ओवरलैप करने की वजह से यहां पर क्या होगा, ये वाला तो बनेगा नहीं, ये एक दूसरे को ओवरलैप कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती थी, जो पोटेंशियल सरफेस है वो भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, जबकि ये क्या करेंगे। अगर मैं यहां पर आपके लिए बनाना चाहूं, तो देखना आप यहां पर आपको एक थोड़ा सा, तो मैं इसको बाद में करेक्ट कर दूंगा, अभी मैं एक बार आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। यहां पे अब ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा ना, ये इसकी शेप इस तरीके की हो जाएगी, जो आप अभी बोर्ड पे देखोगे इस तरीके की हो जाएगी, ठीक है। ये यहां से इस तरीके का इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा। तो ये आपके पास क्या हो गया, इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू आपका सिमिलर चार्जेस। और इस टाइप से आप अगर बनाना स्टार्ट करोगे, समझना इस तरीके से समझने लगोगे ना, तो आपको ऑटोमेटिकली पता ही नहीं चलेगा इक्विपोटेंशियल सरफेस कितना जल्दी आपको आसानी से आ गया। और इस तरीके से आप इक्विपोटेंशियल सरफेस को बहुत बढ़िया तरीके से समझ सकते हो, ठीक है। और वो भी दोनों सिमिलर चार्जेस के कारण। आप किसी को कैसे बना दो, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, कि सिमिलर चार्जेस बनाने के कारण थोड़ा सा आपको ये कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। अब मैं इसको बनाऊं तो यहां पे कैसे भी बना दो, तो आपको अब ये, मुझे नहीं लग रहा अब इसको मुझे मिटाने की जरूरत है, कुछ इसको करेक्शन करने की जरूरत है। जो बन गया वो सबसे बेस्ट है। इस ब्लैक वाले जो कलर है, इसको आप थोड़ा इग्नोर कर देना बस, ठीक है। तो ये ओवरलैप होने के कारण इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे बनेगा। अब मैं एक चीज आपको और बतानी है मेरे को, कि इक्विपोटेंशियल सरफेस में और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में, दोनों दोनों सिर्फ ड्राइंग ही है, ये भी इमेजिनरी सरफेस है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो भी इमेजिनरी लाइंस है। दोनों में इमेजिनरी इमेजिनरी में भी कोई रिलेशन है। दोनों का रिलेशन क्या है, दोनों में क्या एक पैटर्न बनता है, वो मैं आपको बताऊं। ये आपके पास क्या है, एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और इक्विपोटेंशियल सरफेस दोनों है ना। तो यहां पे आपको एक चीज क्या समझ में आएगी, यहां पर आपको एक चीज ये समझ में आएगी कि ये जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो आपकी स्ट्रेट पास हो रही है, और जो पोटेंशियल बना, ये जो सरफेस बना है, ये आपके यहां पर सर्कुलर सरफेस है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियस के साथ ही तो है, तो रेडियस हमेशा सर्कल के कितने एंगल पे होती है, रेडियस हमेशा सर्कल के कितने एंगल पे होती है, 90 डिग्री पे होती है। पता है आपको, ये इसके टेंजेंट के इक्वल परपेंडिकुलर हो गई। इक्विपोटेंशियल सरफेस का ये टेंजेंट आपने बनाया है, तो इसके परपेंडिकुलर हुई कि नहीं हुई। यहां पर आपने अगर कोई टेंजेंट बनाया है, इसके परपेंडिकुलर हुई कि नहीं हुई।
यहां पर आपने टेंजेंट बनाया है इसके परपेंडिकुलर, यहां पे टेंजेंट बनाया है इसके परपेंडिकुलर, मतलब एक बात तो साफ हो गई यहां पे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज पासेस परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इतनी सी बात है, इतनी सी बात है जो मैं यहां पे लिख देता हूं। अब क्या दिक्कत है, क्योंकि आपको मैंने पहले बता दिया, अब मैं यहां पे लिख देता हूं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब आप कहोगे सर अगर आपने ये जो बात कही अगर ये सही है, ये ट्रू है, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनेगी। ठीक, जो मैंने कह दिया ना एक बार सो कह दिया, ठीक है, उसके बाद बदलने की जरूरत नहीं है आपको। कैसे कि मान लो मैं यहां पर ये तीन इलेक्ट्रिक ये पोटेंशियल सरफेस है, तो यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी ना वो इस तरीके से निकलेगी। देखो अपन कलर चेंज करके थोड़ा सा इसको और अच्छा सा बनाते हैं कि ये जो अगर इस तरफ से जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो ये तो पॉइंट चार्ज के कारण ही है, तो इसको तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इसका नेक्स्ट वाला एक्सप्लेन करना था डायपोल के कारण, यहां इसके कारण। तो देखो एक जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएगी वो तो सीधी यहां से जाएगी। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, क्या इस सारे के परपेंडिकुलर है, बिल्कुल। इधर से बाहर निकलते हुए भी परपेंडिकुलर है और इसके इनसाइड जाते हुए भी परपेंडिकुलर है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहां पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरीके से लूंगा ना, तो ऐसे लेनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जैसे इनके सबके नियरली परपेंडिकुलर हो। अब देखो ये जो डायग्राम ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा बन गया, बिन मतलब कोशिश की मैंने, लेकिन थोड़ी कोशिश से ज्यादा अच्छा बन गया। देखो यहाँ पे नियरली परपेंडिकुलर नजर आ रहा है, यहाँ पे नियरली परपेंडिकुलर नजर आ रहा है, आगे जितने भी फेसेस बने हैं उन सबके नियरली परपेंडिकुलर नजर आ रहा है ना। सरफेस आपने पहले देख लिया, अब मैं सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ रिलेशन बता रहा हूं, वो आपके सामने है, ठीक है ना। तो अब आगे बात करते हैं। अगर यहां पे बनेगी, यहां पे बनेगी तो कैसे बनेगी, यहां पे बनेगी तो एक तो इधर निकलेगी जो बिल्कुल, एक इसके लिए भी इधर से जाएगी जो बिल्कुल परपेंडिकुलर है सबके, कोई टेंशन नहीं है इसके लिए तो। लेकिन जो यहां पर परपेंडिकुलर कैसे बनाओगे आप, ये तो कहोगे सर यहां पे कैसे परपेंडिकुलर, तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो ऐसे बनेगी। अब देखो इसमें अगर आप यहां पर कोई टेंजेंट बना लेते हो अगर इसके इस पार्ट पे, तो क्या ये इसके नियरली परपेंडिकुलर नजर नहीं आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, बिल्कुल नजर आ रही है। तो इस तरीके से पास होगी, इससे जो निकलेगी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरफ से, वो क्या होगी, वो यहां से इस तरफ से निकलेगी, थोड़ा ये ज्यादा, हाँ इस तरीके से। तो यहां पर भी ये इसके परपेंडिकुलर हो गई। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर टू पोटेंशियल सर्फ इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। अब आप प्लॉट कर सकते, इसमें क्योंकि प्लॉट करना पूछेगा नहीं इसमें, लेकिन आपको पता होना चाहिए। अब हमारे पास है एक चीज हमें पता चल गई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, इतना तो पता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस हमने लर्न कर लिए कितने के लिए, पॉइंट चार्ज के कारण, दो इक्वल सेम चार्ज के कारण और डायपोल के कारण। तीसरा फोर्थ बचा है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कोई पहले से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बताने का जो तरीका होता है वो कैसा होता है, अगर मुझे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड देना है तो वो कैसे दूंगा, मैं आपको पैरेलल लाइंस बता दूंगा, ठीक है ना। पैरेलल लाइंस दे दूंगा जो आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। तो कैसे होगा देखो, मैं पहले डायग्राम बना लेता हूं उसके बाद आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो पहले मैं आपको एक डायग्राम बना, ये आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई और ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो ये लास्ट वाली हटा दूं, 4 लाइंस बहुत है यहाँ पे समझाने के लिए, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो मैंने आपको बना दिया, ठीक है, और आपको मैंने ये बताया कि इक्विपोटेंशियल जो सरफेस होता है दैट इज परपेंडिकुलर टू फील्ड लाइन। तो ऐसा इसके परपेंडिकुलर होने वाला सरफेस कैसा बनेगा, जो इसके परपेंडिकुलर है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर है। तो
इसके परपेंडिकुलर होने वाला सरफेस होगा अपने पास ये जो सरफेस होगा ये इसके परपेंडिकुलर नजर आ रहा है क्या? ये जो सरफेस है, प्लेन सरफेस जो है वो इसके परपेंडिकुलर नजर आ रहा है क्या? बिल्कुल है ये इसके परपेंडिकुलर। और इसके साथ में मैं एक और सरफेस बना देता हूं यहां पर। अब ये जो दोनों सरफेस है ये परपेंडिकुलर है, फिर यहां पर ये सरफेस है ये भी इसके परपेंडिकुलर है, और फिर यहां पर एक और सरफेस आ जाएगा वो भी परपेंडिकुलर रहेगा, और यहां पे और सरफेस आ जाएगा वो भी परपेंडिकुलर रहेगा। यस और नो? तो ये जो सरफेसेस है इसके परपेंडिकुलर रहेंगे, और यहां पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में बनने वाला इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा फ्लैट होता है, प्लेन सरफेस होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर होता है इस तरीके से हमेशा। ये जो मेरा हाथ है ना जो दिखाई दे रहा है, इस तरीके से बना लेना हमेशा आप, ठीक है? और इसको ड्रॉ कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूं। देखो अगर यहां से ड्रॉ होता है तो यहां से कर लेंगे, अदरवाइज मैं आपको केवल डायरेक्ट पेंसिल से बना के बता दूंगा, ठीक है? तो ये तो यहां पे बैठा नहीं मामला, ठीक है? और कोई दूसरा बैठता है क्या? इस तरीके से। तो जो नोटबुक 3 डायमेंशन में तो अपन बना नहीं सकते, वो तो इसके अंदर बाहर निकलते हुए आएगी, लेकिन यहां पर इस तरीके से बना सकते हैं। और ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस होगा इक्विपोलेंट सरफेस, एक हम इस तरीके से बना सकते हैं, और फिर एक हम यहां पर इस तरीके से बना सकते हैं। अब देखो यहां पे जो मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस बनाया ना, इनकी एक प्रॉपर्टी ये होगी कि यहां पर ये लाइन थोड़ी सीधी बना देता हूं मैं। ये इनके बीच की ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस अगर मैं और आगे बना देता हूं तो उनके बीच की जो डिस्टेंस है ना ये डी, ये सभी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच की डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगी जब इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम हो। फॉर एग्जांपल यहां पर अगर इसका 3 वोल्ट है, इसका अगर 5 वोल्ट है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 2 वोल्ट है, तो इसका कितना होगा? 7। अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 वोल्ट होगा तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी, डिस्टेंस का भी डिफरेंस क्या होगा? 2 वोल्ट होगा, जो भी सेम डिस्टेंस होगा। यहां पे अगर 9 वाले का है ना उसका भी सेम होगा। तो ये हो गया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये आपके सामने क्या होगा? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गया। फील्ड लाइंस के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। अब हम बात करते हैं सेकंड वाले की, ये वाला केस जो कि जब थोड़ा सा टफ क्वेश्चन देना होता है ना तब ये दे देते हैं कि इन इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा होता है उस कंडीशन में कैसे बनेगा? तो उस कंडीशन में जो इक्विपोटेंट सरफेस बनेंगे ना वो इस तरीके से बनेंगे। ये हो गया। फिर यहां पर हम एक ये बना लेते हैं। फिर अब जो है ना इनकी अब डिस्टेंस थोड़ी थोड़ी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। इसकी जो डिस्टेंस है कम होती जाएगी। ये वाली जो डी है ये सबसे बड़ी है, D1, ये D2, ये D3। तो यहां पर D1 इज ग्रेटर देन, D2 इज ग्रेटर देन D3। और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, सेम ऐसे लाइंस बनेगी। और यहां पर जो वोल्टेज है 3, 5, 7, 9, अगर मैं यहां पर पोटेंशियल का डिफरेंस तो सेम आ रहा है, पोटेंशियल तो सेम रेट से डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है, और ये जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरीके से जा रहा है, ठीक है? तो इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और ज्यादा एक दूसरे के साथ नजदीक होती जाएगी, ठीक है? अब यहां पर जो नंबर जो है ना ये कुछ भी हो सकता है, इसकी हमें ज्यादा बात नहीं देखनी, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अब हम इसके आगे और जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस का टॉपिक इतना ही है, हमने इसको जरूरत से ज्यादा लिया है, इसकी इतनी औकात नहीं है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, इससे आपको और जो क्वेश्चंस करने का, डायग्राम बनाने का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है? अब हम और आगे की बात करते हैं। तो अभी है हमारे पास रिलेशन बिटवीन ई एंड वी, और डायरेक्ट आप कह सकते हो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल।
इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के बीच में रिलेशन क्या है वो हमें अभी यहां पर देखना है, और इसी के लिए जरूरी होता है हमें पहले स्टडी करना इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो हम इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए यहां पर इसको कंसिडर करके काम में लेंगे। तो कंसिडर वी हैव टू डिफरेंट इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, हमारे पास कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी डायरेक्शन यहां से इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक है, इस पॉइंट की तरफ है। तो आप ये इस डायरेक्शन में, यहां से इस डायरेक्शन में एक अपने पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस तरीके से मान के चलो, ये इसका पॉइंट है, ये ए सरफेस है और ये अपने पास सरफेस है बी। जिन दोनों सरफेस के बीच में हमारे पास जो डिस्टेंस है ना, वो है डेल एल, डेल्टा एल। इसको डेल एल भी बोल सकते हो, डेल्टा एल भी बोल सकते हो, कोई डिफरेंस नहीं है। डेल्टा शायद कैपिटल में ये होता है और स्मॉल लेटर्स में शायद होता है ये, जो अपनी ग्रीक या लैंग्वेज, जो भी लैंग्वेज उसके अंदर, तो ये डेल्टा है, और तो इसको डेल भी बोलते हैं, सिंपल। अब हमारे पास क्या है, ए एंड बी दोनों सरफेस आ गई, और ये अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, अगर दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस है, और जो दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगी, इनमें से एक का सरफेस होगा हमारे पास, एक का पोटेंशियल है V, और जो दूसरे वाला है उसका पोटेंशियल है हमारे पास V माइनस डेल V। तो दोनों के बीच में डिफरेंस हुआ ना, दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसका होगा V और दूसरा थोड़ा कम डेल V। तो हमारे पास एक, इन दोनों में, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को और इस वोल्टेज V में, हमें पोटेंशियल V में रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो इसके रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है, हमें एक अजम्पशन लेना है कि सपोज हमारे पास कोई भी एक चार्ज पार्टिकल है Q, आप इसको Q नॉट ले सकते हो, Q ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। Q चार्ज पार्टिकल है, ये चार्ज पार्टिकल A पॉइंट से स्टार्ट होके B सरफेस, A सरफेस से स्टार्ट होके B सरफेस पर किसी पॉइंट तक जा रहा है। तो उसको कितनी मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल करनी होगी, इसको मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल करनी होगी, ये डेल एल के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करनी होगी, जितने डिस्टेंस इन दोनों के बीच में है। अब इसके बाद यहां पर आप इसको कहीं पर भी ले जाओ, यहां पे आपको एक और कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बारे में आता है, कि आप जब इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर काम करते हो, कोई चार्ज पार्टिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस से दूसरे इक्विपोटेंशियल सरफेस पर जब मूवमेंट करता है, एक पोटेंशियल के पॉइंट से दूसरे पोटेंशियल के पॉइंट पे मूवमेंट करता है, तो वो कितना वर्क करता है, वो वर्क करता है V फाइनल माइनस V इनिशियल इनटू Q। दोनों जो पोटेंशियल के डिफरेंसेस है, उनका डिफरेंस को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो वहां पे उसका वर्क डन आएगा। क्योंकि अगर मैं किसी जीरो वाले से, इनफाइनाइट से लेकर, अगर किसी चार्ज को इनफाइनाइट से लेकर यहां तक लेके आऊंगा, तो मुझे V इनिशियल इतना वर्क करना पड़ेगा। कौन से चार्ज को, एक बार 1 कूलम चार्ज की बात कर लो, ठीक है, इतना वर्क करना पड़ेगा, तभी तो हमने पोटेंशियल डिफाइन किया है, डेफिनेशन से पता है ये। तो यूनिफॉर्म, अगर कोई अपने पास 1 कूलम चार्ज है, उसको इनफाइनाइट से यहां तक लेके आऊंगा, तो कितना वर्क करना पड़ेगा, V इनिशियल वर्क करना पड़ेगा, और वही उसका पोटेंशियल है। फिर अगर मैं इंफिनिटी से लेकर वहां तक लेके आऊंगा, तो कितना वर्क करना पड़ेगा, V फाइनल के बराबर वर्क करना पड़ेगा, और वो उसका पोटेंशियल है। तो जब हमें 1 कूलम चार्ज को, इन दोनों का डिफरेंस पता है, मान लो यहां पे आपको 5 जूल वर्क करना पड़ा, यहां पे आपको 9 जूल वर्क करना पड़ा, तो यहां से यहां तक ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, तो आप बोलोगे दोनों का जो डिफरेंस है वो निकाल दो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 9 माइनस 5 करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो V फाइनल माइनस V इनिशियल वर्क करना पड़ेगा। तो ये आपकी सिंपल सी यहां पर एक कॉन्सेप्ट है। अब हम आगे बात करते हैं इसके लिए कि ये हमें आगे कैसे काम आएगा। तो देखो, जब हमारे पास इस Q चार्ज को हमने यहां से ऊपर B सरफेस पर ट्रांसफर किया है, तो हमें एक तो एक कन्वेंशनल वर्क करना पड़ेगा। हम सबसे पहले वर्क कैलकुलेट करते हैं कन्वेंशनल तरीके से, कि वर्क हुआ कितना है, कितना हुआ है। देखो, dw इज इक्वल्स टू, dw इसलिए क्योंकि स्मॉल डिस्टेंस हमने ट्रेवल की है, डेल एल इसलिए। तो यहां पर आपको पता है
फोर्स इंटू डेल एल, कॉस थीटा आएगा। लेकिन यहां पे फोर्स की जो डायरेक्शन है यहां पर, तो ये जब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है हमारे पास और ये प्लस क्यू चार्ज है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो प्लस क्यू चार्ज के ऊपर लगने वाला फोर्स भी इसी डायरेक्शन में रहेगा। तो कॉस थीटा ऑटोमेटिकली आप यहां पे ऐसे लिख सकते हो एफ डॉट डेल एल। अब मैं यहां पर एफ डेल एल कॉस थीटा लिख दूंगा। थीटा इज इक्वल्स टू 0 और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो एफ इंटू डेल एल आ गया। आपको टेंशन ही नहीं है, अब काम हो गया अपना। अब इस चार्ज के ऊपर फोर्स कितना लगेगा जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई के ऊपर है, ई के अंदर है, तो आपको लगेगा F इज इक्वल्स टू क्यू इंटू ई। अब आप कहोगे सर ये कहां से आया, ये यहां से आया। E इज इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू जो होता है, तो वहां से हम F इक्वल्स टू क्यू इंटू ई निकाल सकते हैं। तो इजी वे में ये आ गया अपने पास, ठीक है। तो अब हम आगे बात करते हैं इसके बाद, सिंस F इज इक्वल्स टू क्यू इंटू ई, तो यहां पे वैल्यू रख दो। Therefore आपका डेल W इज इक्वल्स टू Q इंटू ई इंटू डेल एल, ये आपके पास आ गया वर्क डन फ्रॉम न्यूटन्स लॉ। जो आपका हम एक मैकेनिक्स में जो वर्क डन करते हैं वो आ गया आपके पास। अब वर्क डन, इसके पोटेंशियल डिफरेंस के कारण कितना वर्क डन हुआ है वो देखना है। तो अब आप लिखोगे वर्क डन ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, इसके कारण कितना वर्क डन है वो होगा अगेन dw, क्योंकि स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस है इसलिए वो होगा vb माइनस va, पोटेंशियल ऑफ vb माइनस पोटेंशियल ऑफ फाइनल माइनस इनिशियल इनटू इसका चार्ज। vb कितना है, vb है आपके पास q इंटू v माइनस डेल v माइनस va जो कि v के इक्वल है। तो आपके पास ये v से तो v कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आ जाएगा माइनस q इंटू डेल v, ये आपके पास आ गया वैल्यू। तो आप यहां पर इसको इक्वेशन नंबर 2 लगा दोगे। अब आगे क्या करना है, इन दोनों को इक्वेशन 1 और 2 को इक्वल करना है और इसको इक्वल करते ही आपके सामने पूरा मामला सामने आ जाएगा, ठीक है। तो इसको देखो, यहां पर 1 और 2 से आप यहां पे लिख सकते हो एक अच्छे तरीके से। फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2 से आप देखो यहां पे इन दोनों को, जो एक साइड है वो तो दोनों की इक्वल है डेल डब्ल्यू, जो दूसरी वाली साइड उनको इक्वेट करना है। तो आपके पास आ गया यहां पर Q E डेल L इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ Q डेल V। तो Q से Q कैंसिल आउट, E इज इक्वल्स टू आ गया माइनस डेल V अपॉन डेल L। ये आपके सामने क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना किसके बराबर है, माइनस डेल वी अपॉन डेल एल। यहां पर ये क्या बता रहा है, आपने कभी इसको सुना है क्या, dx ओवर dt या dv ओवर dt, इसको सुना आपने, इसको सुना होगा, बिल्कुल सुना है, आपको पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसको रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को वेलोसिटी बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को आपने एक्सेलरेशन बोल दिया। तो ये रेट ऑफ चेंज है। डेल वी तो चेंज ही है, डेल एल भी चेंज ही है। ये वाला चेंज टाइम के साथ नहीं है, वो वाला टाइम के साथ है, तो आपने रेट बोल दिया। इसको हम बोलेंगे टाइम के साथ नहीं, लेंथ के साथ चेंज है, तो इसको बोलेंगे ग्रेडियंट। इसको क्या बोला जाता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। एंड यहां पर नेगेटिव साइन है साथ में, तो इसके लिए आप ये कह सकते हो कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। और सिंपल वे में आप ऐसे भी लिख सकते हो कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू द चेंज ऑफ पोटेंशियल विद पर यूनिट चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। कि डिस्प्लेसमेंट में जब यूनिट चेंज होगा उसके साथ पोटेंशियल कितना चेंज हो रहा है
वो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के बराबर है। एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सच दैट कि पोटेंशियल इज डिक्रीजिंग इन द डायरेक्शन, कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो उस तरफ होगी जहां पे पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा होगा। और वो कौन बता रहा है? वो आपको नेगेटिव साइन बता रहा है, क्योंकि पोटेंशियल चेंज कब होगा? जब इंक्रीज होगा तब भी चेंज होगा, पोटेंशियल चेंज जब डिक्रीज होगा तब भी चेंज होगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड किधर कंसिडर करेंगे? नेगेटिव साइन बता रहा है कि जिधर पोटेंशियल ग्रेडियंट नेगेटिव हो, जिधर पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज हो रही हो, उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अब इसको मैं आपको एक सिंपल तरीके से आपको बता भी देता हूं, एक्सप्लेन भी कर देता हूं। जैसे कि आपके पास ये पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज है, इसके कारण आपके पास ये क्या हो गया? इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गई इसकी, ठीक है। इसका जो V होगा वो किससे रिलेट करता है? V इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर से रिलेट करता है। पोटेंशियल डिक्रीज किधर हो रहा है? इस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, जो भी है पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में। तो उसी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो इधर ही होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी तो इधर ही होती है। समझ में आया कि नहीं आया? ये सिंपल सी चीज है, यही मैं बता रहा था आपको। तो यहां पर टेक्निकली बताने में थोड़ा सा अच्छा होता है एग्जाम के लिए, और सिंपल बताने में अच्छा होता है समझने के लिए। तो समझने के लिए मैंने आपको वो बता दिया कि पॉइंट चार्ज के कारण आप दूर जाओगे, पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर ही हो रहा है। नेगेटिव चार्ज अगर होता तो आप कहोगे सर नेगेटिव चार्ज होता तो नेगेटिव में इंक्रीज हो रहा है पोटेंशियल नजदीक की तरफ, नेगेटिव में अगर वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो वो डिक्रीज तो हो रहा है एक्चुअल में, तो वहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड होता है इस वजह से। सिंपल सी बात है, जो एक बार होगी दोनों तरफ से हमारा प्रूफ हो गया। अब हमारे पास है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लास्ट वाला टॉपिक अपना ओवर हो चुका है, अभी हम शुरू करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर। और इसको मैं एक और तरीके से बता सकता हूं, इसको आप ये भी कह सकते हो बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी आप कह सकते हो, क्योंकि तभी तो हमें पता चलेगा उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर का क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या, मतलब क्या है, कि भाई जो कंडक्टर्स है उनका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बिहेवियर क्या है। अगर वहां पे चार्ज है, चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इनसाइड का इलेक्ट्रिक फील्ड है, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, वहां पे कंडक्टर का इलेक्ट्रिकली क्या बिहेवियर है वो हमें बात करनी है यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर पे। और ये जो चीजें हैं यहां पे जो मैं आपको बताऊंगा वो आपको न्यूमेरिकल्स में कॉन्सेप्ट लगाने की कई जगह काम आएगी, ठीक है। और इसके लिए हम बात करते हैं, इसके 4 से 5 पॉइंट या 6 पॉइंट है, उन 6 पॉइंट को हम अलग अलग इसको डिस्कस करते हैं। तो देखो इसके जो 6 पॉइंट है वो क्या है। सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास, ये जो पॉइंट है ज्यादातर थ्योरेटिकल है, और यहां पर मैं आपको डायग्राम बना के यहां पे अच्छे से बता दूंगा तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला है इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो। जो कोई भी कंडक्टर होता है ना स्टैटिक सिचुएशन में, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, सिंपल सी बात कह रहा है ये। तो आप यहां पर एक कोई भी कंडक्टर कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। ये जो कंडक्टर है किसी भी तरीके का हो सकता है। अब आप यहां पे बात करोगे, क्योंकि जो एक एक्सप्लेनेशन आएगा वो रिपीट हो सकती है बार बार, तो मैं आपको एक साथ बता रहा हूं। अगर यहां पे कुछ भी नहीं है तो इसके अंदर चार्ज क्या होगा? न्यूट्रल होगा। जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही अमाउंट ऑफ इसमें नेगेटिव चार्ज होंगे। और जो इसके अंदर के जो चार्ज है वो दो तरीके से होंगे, वो होगा एक इसके न्यूक्लियस में तो होगा प्रोटॉन्स, और इसके आउटर सेल्स में होंगे, ऑर्बिट्स में होंगे इलेक्ट्रॉन्स। सीधी सी बात है, दोनों नंबर बराबर होगा तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा ये सब्सटेंस। चलो कोई बात नहीं। अगर हमने इसको चार्ज दे भी दिया तो चार्ज कहां जाएगा? चार्ज इसके आउटर मोस्ट सरफेस पे आएगा। अब अगर हम कंसिडर कर लें जो यहां पे
लिखा है, इसकी ऑपोजिट चीज कंसिडर कर ली मैंने। यहां पे लिखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो। सपोज मैंने मान लिया कि जीरो नहीं है। जब जीरो नहीं है तो आपको पता है कि कंडक्टर के ऊपर तो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी तो होते हैं इसके अंदर। तो जो आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह काम करते हैं कंडक्टर्स के अंदर, और लार्ज नंबर में होते हैं, ये भी नहीं बहुत कम होते हैं। और जो फ्री इलेक्ट्रॉन है और अंदर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया कहीं से भी किसी भी सिचुएशन में, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इन फ्री चार्जेस के ऊपर फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा, और जब फोर्स लगेगा तो वो फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे, करंट हो जाएगी वहां पे। और ये करंट स्टैटिक कंडीशन में जीरो नहीं है, पॉसिबल नहीं है। ये करंट स्टैटिक कंडीशन में पॉसिबल नहीं है। इसलिए आप कहते हो कि इनसाइड अ कंडक्टर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो। तो किसी भी कंडक्टर को अगर आप चार्ज दोगे तो उसका फिर भी अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहेगा। अगर आप उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख भी दोगे तो भी उसके कंडक्टर के इनसाइड बॉडी में कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। कब? जब स्टैटिक कंडीशन हो। अगर हम उसके दोनों तरफ बैटरी लगा देंगे तो अलग चीज है, वो कंसिडर नहीं कर रहे हम। स्टैटिक कंडीशन में यहां पे नेट फील्ड इज जीरो इनसाइड अ कंडक्टर, क्योंकि इफ देयर इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड then inside free electron charges will experience some amount of force and due to which there should be some amount of current, और करंट तो है नहीं, वो पॉसिबल नहीं है, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो। ये आपके यहां पर लॉजिक है और ये आपका फर्स्ट है। और इसको एनसीईआरटी में जितने 5 ना आपको रीड सभी को करना है कि लॉजिक क्या दिया हुआ है, क्योंकि एग्जाम में पूछने की चांसेस होते हैं छोटे छोटे क्वेश्चंस। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट सेकंड पार्ट। सेकंड पॉइंट है at the surface of conductor electrostatic field must be normal to the surface at every point। ये वाला पॉइंट बहुत इजी है और बहुत समझने की जरूरत है। क्या कह रहा है? सरफेस ऑफ द कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस। अब आपके पास यह है कि मान लो आपके पास कोई भी ये सरफेस है, कोई भी एक रैंडम सरफेस मैंने ले लिया और यहां पर इस पॉइंट पर मैं बात कर रहा हूं, और कंडक्टर है तो एक कंडीशन तो पहले से फिक्स है, इसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। ठीक है ना? यहां पर मैंने सपोज एक जो ये कह रहा है, ये कह रहा है कि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड इसके नॉर्मल है। नॉर्मल मतलब 90 डिग्री। अगर ये नॉर्मल है तो यहां पर हम इसको दो कंपोनेंट्स में ब्रेक करें। एक कंपोनेंट में इसका लेता हूं इस डायरेक्शन में, अगर थीटा 90 है तो इस डायरेक्शन में बनने वाला कंपोनेंट कितना होगा? ये कंपोनेंट होगा cos 90। अगर ये E है तो ये बन जाएगा E cos 90। cos 90 की वैल्यू होती है अपने पास 0, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया? 0। टेंजेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 यहां पे, तो नॉर्मल है, चल गया काम। लेकिन मैं यहां पर इसका एक अदर कोई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर कर लेता हूं। सेकंड केस हम कंसिडर कर लेते हैं इसका। सेकंड केस इसका यह है कि हम यहां पर कोई भी इस जगह कंसिडर कर लेता हूं मैं, ये इसका टेंजेंट है और इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल नहीं है। इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है इसका? थोड़ा अलग डायरेक्शन में है। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, कंसिडर। ओके, तो अब इस कंडीशन में क्या होगा? यहां पर इसके दो कंपोनेंट ब्रेक करेंगे। एक कंपोनेंट तो होगा, मान लो अगर ये एंगल थीटा है तो ये टेंजेंशियल कंपोनेंट हो गया E cos थीटा, जिसकी वैल्यू 0 नहीं है, और एक इसका E sin थीटा परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गया। परपेंडिकुलर से हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर टेंजेंशियल कंपोनेंट अगर 0 है, नहीं है, नॉन जीरो है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहां पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड होने के कारण तो इसके सरफेस के आसपास में यहां पे इसके अंदर कोई भी जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, जो फ्री चार्ज कैरियर्स रहेंगे, उनके ऊपर फिर से इस टेंजेंशियल के कारण फोर्स लगेगा सरफेस पर, और सरफेस पर इलेक्ट्रॉन फ्लो करना स्टार्ट करेंगे, और वो फिर से यहां पर स्टैटिक सिचुएशन में पॉसिबल नहीं है, करंट नहीं होनी चाहिए स्टैटिक सिचुएशन में। तो इस कारण electrostatic field must be always normal to the surface, because if there is any component of tangential
electric field, there must be some amount of current, which is not again possible in case of this non इलेक्ट्रिक फील्ड अदर देन नॉर्मल। अगर नॉर्मल के अलावा भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो उस कंडीशन में, तो यहां पे चाहे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो भी इसके अंदर परपेंडिकुलर एंटर करेगा। अगर कोई खुद का जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इनसाइड कोई चार्ज आपने दिया है, तो वो भी इसके आउटर मोस्ट सरफेस पर फैल करके इसके बाहर निकलने वाली जो लाइंस होगी वो हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। आपने इसको अगर चार्ज दे दिया तो वो इसके आउटर मोस्ट सरफेस पर बैठ जाएगा, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, यहां पर इस डायरेक्शन में, यहां पे इस डायरेक्शन में। जैसा सरफेस है उसके अकॉर्डिंग उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनेगी, लेकिन सरफेस की हमेशा नॉर्मल होगी, यानी परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, हो गया। सेकंड, द इंटीरियर ऑफ ए कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस ऑफ चार्ज इन स्टैटिक सिचुएशन। अलग से बात, हम यहां पर स्टैटिक की बात कर रहे हैं, तो इन इंटीरियर उसके अंदर में कोई भी कंडक्टर है, उसके इनसाइड का जो इंटीरियर है ना, वहां पे कोई भी एक्सेस चार्ज नहीं होगा। एक्सेस का मतलब वहां पे उसके अंदर कोई भी नेट चार्ज नहीं होगा। कि आपको पता है कि यहां पर आपने कोई भी एक कंडक्टर लिया, शेप कुछ भी हो सकती है, मैं रेगुलर शेप नहीं लेता हूं, फिर आपके सामने कोई भी एक इरेगुलर शेप ले लेता हूं। ठीक है, ये अपने पास कोई कंडक्टर है, इसके अंदर नेट अगर हम चार्ज देखें तो चार्ज कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, इस कंडीशन में जब इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, और जब आपने इसको चार्ज दे दिया, उस कंडीशन में क्या है, उस कंडीशन में यह है कि यहां पर अगर आपने इसको एक्सटर्नल चार्ज दिया है, क्यों आपने इसको दिया है, तो उस कंडीशन में अभी हमने गॉस लॉ जो स्टडी किया था, वो गॉस लॉ क्या कह रहा है, गॉस लॉ ये कह रहा है कि यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0। क्यों होगा 0, क्योंकि आपने देखा था यहां पर phi इज इक्वल्स टू 0 है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। जब इसके अंदर phi इज इक्वल्स टू 0 है, तो phi की वैल्यू क्या होती है, ये होती है q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, q इक्वल्स टू आप निकालोगे q इक्वल्स टू 0 इंटू एप्सिलॉन। एप्सिलॉन तो नॉन जीरो है हमेशा, दो कंडीशन हो सकती है, या तो phi 0 होगा या एप्सिलॉन नॉट 0 होगा, लेकिन यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट 0 है नहीं, phi 0 है। गॉस ने कहा था यहां पर, और आप कितना भी छोटा वॉल्यूम कंसिडर कर लो, आप यहां पर कितना भी छोटा वॉल्यूम ऑफ अमाउंट कंसिडर कर लो, इस पूरे छोटे से छोटे वॉल्यूम के अंदर भी नेट जो फ्लक्स की वैल्यू होगी वो कितना होगा, 0 होगा। जब नेट फ्लक्स की वैल्यू 0 होगी तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा तो यहां पे चार्ज की वैल्यू भी 0 है इस जगह में। ये दोनों एक दूसरे का साइकिल है, चार्ज 0 है अंदर इसलिए फ्लक्स 0 है, फ्लक्स 0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, फील्ड लाइंस नहीं है। और वो ऑपोजिट भी ऐसे ही घूमेगा, फ्लक्स 0 है तो चार्ज 0 है, और चार्ज 0 तो फिर से फील्ड लाइंस नहीं है और इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। अगर आपने इसको कोई भी एक्सेस चार्ज दिया तो अब वो क्या होगा, अंदर तो चार्ज है नहीं, तो वो चार्ज कहां जाएगा, वो इसके आउटर मोस्ट सरफेस पर, आउटर मोस्ट सरफेस पर यहां पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसका डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से होगा कि ये अंदर ना रहे, अंदर ना, एकदम आउटर मोस्ट सरफेस पर। ठीक है, ये चीज है। अब हम इसके आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्या है, फोर्थ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर एंड हैज द सेम वैल्यू एज ऑन इट्स सरफेस। फिर से अगेन ये चीज जल्दी सी क्या है, इसमें एक चीज डिफरेंस ये है कि ये जल्दी से समझ में नहीं आता है किसी, इसको समझने के लिए आपको अपना सिंपल जो आपकी मोटी जो बुद्धि है उसको यूज करना है और कुछ भी नहीं करना। इसमें ज्यादा कॉन्सेप्ट में आप जाओगे तो थोड़ा सा फंसने की चांसेस ज्यादा है। सिंपल बात करो यहाँ पे, सिंपल कैसे, देखो ये आपके पास कोई भी कंडक्टर है, ठीक है, इसको आपने चार्ज दिया तो ये चार्ज कहां पर रहा, इसके आउटर मोस्ट सरफेस पर रहा, और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अंदर, इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी 0। लेकिन क्या बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड है, यस बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड है, और वो भी नॉन जीरो, कोई वैल्यू होगी, कम होगा ज्यादा होगा कैसा भी होगा। ये कह रहा है कि भाई यहां पर
इसके अंदर ये जो पूरा वॉल्यूम है इसका, इस वॉल्यूम के अंदर नेट जो टोटल यहां पर पोटेंशियल है ना, V जो है वो कितना है, कांस्टेंट है, और वो भी कितना, V एट सरफेस के बराबर है। इसके सरफेस के ऊपर जितना है उतना तो है, लेकिन कांस्टेंट है, जीरो नहीं है अंदर V, ध्यान रखना इस बात का, है कितना, सरफेस के बराबर। E जीरो है, E क्या है, जीरो है। ये आपका वो केस आ गया, E जीरो है लेकिन पोटेंशियल जीरो नहीं है। और ये वाला केस एक और जगह है जो मैं बीच में नहीं बताया मैंने आपको, यहां पे, यहां पे, क्योंकि यहां पे ये वाले चीज बताने में ज्यादा बिजी थे, बहुत अच्छा बताया था ये। तो यहां पे क्या है, इस पॉइंट पर अगर हम बात करूंगा मैं इसके सेंटर पर एग्जैक्टली, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो होगी ना वो तो जीरो होगी, लेकिन पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो जीरो नहीं होगी, क्योंकि इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E1 होगा इस डायरेक्शन में, E2 होगा इस डायरेक्शन में, तो इसके कारण जो नेट E होगा वो क्या होगा, जीरो होगा, सिंपल सी बात है। लेकिन यहां पर इसके कारण जो V1 होगा वो भी पॉजिटिव होगा, V2 होगा वो भी पॉजिटिव होगा, तो दोनों ऐड होकर V बनेंगे और वो नॉन जीरो बनेंगे। इसलिए यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो है, लेकिन पोटेंशियल की वैल्यू जीरो नहीं है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब हम आगे फिर से अपनी जो रनिंग स्लाइड पे चलते हैं, कि यहां पर क्या है आपके पास, अंदर कांस्टेंट है लेकिन जीरो नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, क्योंकि अंदर चार्ज भी जीरो है, अंदर चार्ज भी जीरो है इसके अंदर। तो अब देखो पोटेंशियल कांस्टेंट कैसे हुआ ये आप समझने की कोशिश, हम इनफाइनाइट है, यहां पे इनफाइनाइट पर कोई चार्ज है, तो चार्ज तो 1 कूलम चार्ज कंसिडर कर लें, क्योंकि 1 कूलम चार्ज को जहां पर भी ले जाते हैं उसके ऊपर जितना वर्क करना पड़ेगा वो उसके पोटेंशियल के बराबर होगा। तो 1 कूलम चार्ज आपके पास, ठीक है, प्लस आप इसको यहां तक लेकर आए कि आपको वर्क करना पड़ रहा है, बिल्कुल करना पड़ रहा है। इनफाइनाइट पे कोई वर्क नहीं, लेकिन उसको जैसे नजदीक लाए वर्क करना पड़ रहा है, क्योंकि वहां पे कोई पोटेंशियल है इस चार्ज के कारण। उसको और इलेक्ट्रिक फील्ड के नजदीक लाए और आपको वर्क करना पड़ रहा है। जैसे जैसे आप नजदीक लेके आ रहे हो, यहां पर भी आपने कोई वर्क किया, मान लो डेल्टा डब्ल्यू या W1 मान लो आप, है ना, W1 आपके लिए ज्यादा सही रहेगा। W1 यहां पर आप लेकर आए, W2 यहां पे आप लेकर आए, W3 वर्क करना पड़ रहा है, यहां पे आप लेकर आए W4, तो टोटल आपको वर्क कितना करना पड़ा, W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4, इतना जो W हुआ ना, इतना जो वर्क हुआ वो आपके पास पोटेंशियल हो गया इस सरफेस तक। क्यों हुआ, क्योंकि यहां पे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा उसके ऊपर, तो आपको फोर्स लगेगा तो वर्क करना पड़ेगा। इसके अंदर लाने के बाद यहां पे अगर ले आए आप एक बार, तो क्या इसके ऊपर फोर्स है, फील्ड जीरो है, फील्ड जीरो होने के कारण फोर्स भी जीरो। फोर्स जीरो अगर नहीं लग रहा तो आप इसको कहीं पर भी घुमाओ, कैसे भी करो आप इसको, कोई फर्क नहीं पड़ना, पोटेंशियल आपका कोई मीटर में खर्चा नहीं आ रहा, इसलिए पोटेंशियल भी कितना है, जितना यहां पर, इतना तो वर्क करना पड़ ही रहा है ना आपको। इनफाइनाइट से लेकर यहां लाओगे तो वर्क करना पड़ा, तो अंदर लाओगे अगर यहां तक, तो केवल इतनी सी जो डिस्टेंस है ना इसमें वर्क नहीं करना पड़ रहा, ठीक है। आपकी जो डिस्टेंस है वो केवल यहां से यहां तक वाले डिस्टेंस में वर्क नहीं करना पड़ रहा, यहां तक का तो कर ही दिया ना, तो इतना वर्क कर दिया ना, वो तो पोटेंशियल इसका हो ही गया, वो तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो ही गई, तो उतना आपके पास यहां पर क्या है, पोटेंशियल है। और वो जो पोटेंशियल है यहां पे, वो आपके लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उतना अगर आपने काम कर दिया तो वेल एंड गुड। और ये आपका पोटेंशियल ऑन चार्ज पार्टिकल, ठीक है, पोटेंशियल इन द सरफेस। तो आपके पास कोई भी कंडक्टर है उसके अंदर कोई भी आपका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने के कारण कोई एक्सटर्नल वर्क नहीं करना पड़ेगा आपको, कहीं पर भी घुमाओ आपका नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, सिंपल सी बात। अब हम आगे बात करते हैं इसका जो नेक्स्ट है, ये क्या नेक्स्ट है,
इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर, चार्ज कंडक्टर के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है यहां पे, और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। तो इसके लिए मैं सिंपल सा एक सरफेस ले लेता हूं। ये आपके पास एक सिंपल सा सरफेस है जहां पे इसके आउटर मोस्ट सरफेस पर आपने चार्ज दिया हुआ है, ठीक है। इसको चार्ज को थोड़ा सा अलग कलर में हम लिख लेते हैं जिससे अपना थोड़ा काम आसान हो जाए, दिखाई देता रहे। ये आपने चार्ज दिया, इसके आउटर मोस्ट सरफेस पर है, ठीक है, आउटर मोस्ट सरफेस पर है। तो इसके कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा वो देखते हैं। तो देखो यहां पर आपने एक क्लोज गाउसियन स्मॉल सरफेस कंसिडर कर लिया यहां पे, ठीक है। और अब इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है स्मॉल सरफेस पर कंसिडर किया है, स्मॉल पार्ट पे। तो ये जो इसका एरिया है ना, ये वाला जो एरिया है, ये है अपने पास ds। और अगर मैं यहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लॉट करूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इस सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगा। क्या इधर भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा? क्या नहीं रहेगा, केवल ऊपर की तरफ रहेगा। इसलिए मैंने ऊपर की तरफ बना लिया। ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इधर E। तो यहां पे टोटल फ्लक्स की वैल्यू क्या हुई? टोटल फ्लक्स की वैल्यू हुई डी फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट ds, और आप लिख सकते हो ई ds कॉस थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपके सामने है, और सरफेस एरिया जो एलिमेंट है इसका डायरेक्शन किधर होगा? एरिया एलिमेंट का भी डायरेक्शन इधर ही होगा, सेम डायरेक्शन, क्योंकि सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो थीटा इज इक्वल्स टू यहाँ पे आ गया आपके सामने 0, और कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। तो आपके पास डी फाई इज इक्वल्स टू ई डी एस, सिंपल सा ही आ गया। अब देखो यहाँ पे जो कैलकुलेशन करते हैं ना, आपकी बुक में जो करी हुई है वो ऐसे डेल लेके करी हुई है। वो इसलिए करी हुई है कि डी को डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं लेते, डी को इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आने पर ही लेते हैं। लेकिन हम यहाँ पे इसको डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं, आप यहाँ पे डी की जगह डेल ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। जहां पर अपना लेवल है ना 12th क्लास तक, यहां तक ले सकते हैं, आगे जाकर ये डिफरेंट हो जाता है। फिर उसके थोड़ा थोड़ा जो सिग्निफिकेंस है थोड़ा सा डिफरेंस होता है ना। डी बहुत नेग्लिजिबली स्मॉल क्वांटिटी होती है, और जो डेल होता है उसको उससे थोड़ा सा हम ग्रेटर मान सकते हैं, ठीक है। तो ये इतना सा डिफरेंस है, बाकी और कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ये आपके पास आ गया ये इक्वेशन नंबर 1। अब आपको पता है गॉस लॉ क्या है? गॉस लॉ ये कहता है कि डी फाई इज इक्वल्स टू डी फाई। तो इस क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, वो इसने कितने चार्ज को कवर किया है वो बता दो आप, तो और तो देखी जाएगी। तो यहां पर है डी क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, और डी क्यू क्या है? स्मॉल चार्ज इस सरफेस के अंदर अंदर जो कवर्ड है वो चार्ज। तो डी क्यू आपको पता है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल्स टू होता है डी क्यू ओवर डी एस। तो यहां से डी क्यू आ जाएगा सिग्मा इंटू डी एस, और ये आपके पास यहां पे वैल्यू रख दो। तो ये वैल्यू आ गई आपके लिए डी फाई इज इक्वल्स टू सिग्मा ds अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा ds अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आप इसको देखो, इक्वेशन नंबर ये आपके पास आ गई 2, और इक्वेशन नंबर 2 और 1 को आप यहां पर ये दोनों को अलग अलग कर देता हूं मैं। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा? ई ds इज इक्वल्स टू सिग्मा ds अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और ds से ds कैंसिल आउट, और e की वैल्यू आ गई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आपके पास किसी भी कंडक्टर पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई। अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो यहां पे एरो लगा दो, और इसके साथ आप एन कैप लगा दो, यूनिट वेक्टर एन कैप। क्यों? क्योंकि ये इसकी डायरेक्शन को बता रहा है, और डायरेक्शन इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस, सिंपल, इतना ही है। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया।
इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ चार्ज्ड कंडक्टर। सिंपल सी चीज है, इसमें कोई ज्यादा नहीं है, लेकिन ये मुझे इतने साल पढ़ाते हुए हो गए, आज तक मैंने इसको बोर्ड एग्जाम्स में अभी तक नहीं देखा है। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखना, अभी तक नहीं देखा है, हो सकता है इसी से आ जाए, हो सकता है नहीं आए, तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सरफेस के ऊपर चार्ज, कंडक्टर के ऊपर जो होता है ना, वो इतना होता है। तो ये वाली चीज तो कई बार काम आती है, लेकिन ये जो पूरा जो मसाला है, डेरिवेशन है, वो काम नहीं आता है, इस चीज का ध्यान रखना है। और एक बात और बता दूं मैं आपको कि यहां पर इस टाइप का डेरिवेशन, ये फॉर्मूला हमने पहले भी देखा है, आप अपने पेजेस पलटो, और जो आपका सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ चार्ज स्फेरिकल सेल, उसका जो सेकंड केस है ना, व्हेन स्मॉल आर इक्वल्स टू कैपिटल आर, वहां पर जाके देखोगे तो आपको ये चीज पता चलेगी उस जगह पे, और बहुत ही अच्छे से आपने वो डेरिवेशन किया था। तो सरफेस पर न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का आर आर कैंसिल होके ये वैल्यू आ गई थी। ठीक है, तो इस चीज को आप देखना, वहां पे मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है उसके बारे में। ये आपका नेक्स्ट वाला टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ये वाला कई बार पूछा जा सकता है, कई बार आपने देखा होगा, कई बार सुना होगा कि जब भी कोई थंडरस्टॉर्म हो रहा है, बिजली गिर रही हो कहीं पर, तो कार के अंदर बैठे रहना ज्यादा सेफ है, बजाय उसके बाहर निकल के ज्यादा हीरोगिरी करने में। ठीक है, और अगर उससे बाहर निकल के किसी पेड़ के नीचे भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां पर मॉइस्चर ज्यादा होने के कारण वहां पर आयंस ज्यादा हो सकते हैं, उसकी एयर की कंडक्टिविटी भी थोड़ी ज्यादा हो सकती है, बहुत नेग्लिजिबली थोड़ी सी ज्यादा होती है। ठीक है, तो वहां पर वो जो पेड़ है वो खुद अपने आप में कंडक्टर है। ठीक है, तो वहां से उसके ऊपर बिजली गिरेगी और उसके साथ आपको भी ले डूबेगी। तो वहां पर अगर आप कार में बैठे हो, किसी बंद डिब्बे में बैठे हो, कंडक्टर होना चाहिए बंद डिब्बा, अगर कंडक्टर में बैठे हो तो उसके अंदर ही बैठे रहो। आपको लगेगा सर ये क्या बात है, कंडक्टर से बिजली अगर गिर गई तो करंट आपके थ्रू भी पास हो जाएगी, नहीं होने देगा कंडक्टर। कंडक्टर जितना चार्ज आएगा ना, वो अपने ऊपर ले लेगा और उसको आउटर मोस्ट सरफेस पर ही फैला देगा, अंदर नहीं आने देगा। ठीक है, तो वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। शील्डिंग क्या होती है? शील्डिंग आपको पता है प्रोटेक्टिंग होती है एक तरीके से, और क्या है? प्रोटेक्टिंग अ रीजन और एन एरिया from external electric field, from the effect of external electric field is known as electrostatic shielding। तो लिख देता हूं, क्या है? प्रोटेक्टिंग अ रीजन फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो मैं यहां पर शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आपको पूरे 70 आउट ऑफ 70 का टारगेट अगर होता है, थोड़ी सी लैंग्वेज को और अच्छे से बना के लिखना चाहिए। ठीक है, और वो कब बनेगी? जब आपका 70 आउट ऑफ 70 टारगेट है या 65 भी टारगेट है, तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, और अपनी एनसीईआरटी को जब पूरी पढ़ोगे ना, अपने आप आपकी लैंग्वेज बनेगी, लैंग्वेज बनाने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। और एक और बात बता दूं, फिजिक्स में जो टीचर आपकी नोटबुक आंसर शीट चेक कर रहा होता है, उसको लैंग्वेज के ऐसे नहीं चाहिए, उसको डायरेक्ट टू द पॉइंट चाहिए। आप टू द पॉइंट लिखो, आपको अपने आप मार्क्स मिलेंगे वहां पर। ठीक है, क्योंकि अब एग्जाम टाइम में मार्क्स के लिए पढ़ते हैं, पूरे साल भर पढ़ते हैं ना, वो नॉलेज के लिए पढ़ा जाता है, सीधी सी बात यही है। ठीक है, तो यहां पर देखो, प्रोटेक्टिंग अ रीजन फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसमें हम देखते हैं, इसमें हम अब आगे काम करते हैं क्या होता है। सपोज इस टाइप का कोई कंडक्टर है, ठीक है, जिसमें ये होलो, यहां पे अंदर उसके स्पेस है कोई, इस टाइप का आपने यहां पर कोई कंडक्टर देख लिया, और इस कंडक्टर की हम यहां पे बात कर रहे हैं। अब इस कंडक्टर का इनिशियल केस में इसके खुद के ऊपर चार्ज कितना है? Q कितना है? 0 है। चार्ज डेंसिटी कितनी है? 0 है। इसके कारण उसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 0 है इनिशियली। इसके अंदर चार्ज कितना है? यहां पे इनसाइड वाले सरफेस की बात कर रहा हूं, 0 है। सिग्मा चार्ज डेंसिटी कितनी है? 0 है। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 0 है। अब मैं इसका नेक्स्ट लेवल की बात करता हूं। अगर यहां पे इसने इस रीजन को किसी ने एक्सटर्नल चार्ज दिया, या इसके पास कोई चार्ज आया बाहर से कहीं से भी, जो कि थंडरस्टॉर्म के टाइम पे होता है, तो ये चार्ज यहां पर इसके आउटर मोस्ट सरफेस पर फैल जाएगा, आउटर मोस्ट सरफेस पर फैल जाएगा, और इस जगह पर इसका अब सेकंड वाले केस में चार्ज कितना है? नॉन जीरो है।
सरफेस चार्ज डेंसिटी भी नॉन जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी नॉन जीरो है, मतलब इसके बाहर का जो है ना ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से इफेक्टेड होगा, लेकिन इसके अंदर वाला जो रीजन है, इनसाइड जो रीजन है ये वाला, अब सेकंड केस के अंदर भी यही कंडीशंस इसकी बरकरार रहेगी, क्योंकि इसके अंदर इस वाले रीजन में यहां पर नेट चार्ज कितना है, जीरो है, सरफेस चार्ज डेंसिटी जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी अंदर की तरफ कितना रहेगा, जीरो रहेगा। तो केविटी इनसाइड है, कंडक्टर ऑलवेज रिमेन सेफ फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इतनी सी बात है। तो ये आपका यहां पर बहुत अच्छे से काम हो गया। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग आपके पास यहां खत्म हो गया हमारा लेक्चर इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के साथ। और अब हम नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज्ड सिस्टम, उसके अंदर हम बात करेंगे। और यहां पर हमारे पास ये हो गया पूरा कंडक्टर्स के इलेक्ट्रोस्टैटिक बिहेवियर, पोटेंशियल, इक्विपोटेंशियल सरफेस, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये टॉपिक्स हमने आज कंप्लीट किए हैं। और अब हम बात करते हैं उसके नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जुड़े रहें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको वीडियो लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं हमें कमेंट करके बताएं क्या आप चाहते हो, क्या आप इसमें इंप्रूवमेंट चाहते हो या जो मैं बता रहा हूं वो सही है। ठीक है, जो लेवल है वो मैं अपनी तरफ से, मेरा जो पूरा कंप्लीट जो लेवल है वो बोर्ड में जिस लेवल का आता है एक्सप्लेनेशंस डेरिवेशन उस लेवल का है, उससे बिल्कुल भी आसान नहीं है, मुश्किल थोड़ा सा तो चलेगा, कोई ज्यादा नहीं, क्योंकि जहां से मैं शुरू करता हूं वहां से एक स्टेप आप आगे थोड़ा सा ले सकते हो। बोर्ड में जो आएगा ना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं आता है, एक दो क्वेश्चन ऐसे जरूर मिलेंगे आपको जो थोड़ा सा आपको माइंड वहां पे लगाना पड़ेगा, स्पॉन्टेनियस माइंड लगाना पड़ेगा। बाकी ज्यादातर क्वेश्चन मोर देन 60 टू 65% या 60 टू 65 मार्क्स का जो पेपर है वो जनरली रिपीट ही होके आता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं से आपको मिल जाएगा वो। तो ठीक है, इतना ही हम बात करेंगे। अब बाकी हम बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।